बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत संसाधन और विकास विषय का पहला पाठ संसाधन। हम आपको बताएंगे इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर, लेकिन उससे पहले आइए देख लेते हैं एक झलक इस पाठ की, ताकि आपको पूरा पाठ अच्छे से समझ आ जाए और यहाँ पर जो है इस पाठ में क्या कुछ बताया गया है आप इसे अच्छे से समझ सकें। आप ध्यान दें बच्चों, यहाँ पर जो आपको प्रश्नों के उत्तर बताए जाएंगे उन्हें आप अपनी नोटबुक में नोट करें और उन्हें अच्छे से याद करें, ताकि आपको परीक्षा के समय किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। और आप चाहे तो इस पाठ को यहाँ से पढ़ सकते हैं बच्चों, चाहे अपनी पाठ्य पुस्तक से, लेकिन एक बार पाठ को अवश्य पढ़ लें। तो देख रहे ना आप यहाँ पर, ये है आपका पहला पाठ और पाठ का नाम क्या है? संसाधन। इसके बाद बच्चों, जैसे यहाँ पर पाठ समाप्त होता है, इस पाठ में कुछ प्रश्न आपके लिए दिए हुए हैं, इनके उत्तर हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। तो आप लगातार देखते रहें वीडियो और जुड़े रहें हमारे साथ। चलिए शुरू कर लेते हैं इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर। अभ्यास प्रश्न उत्तर में तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपका, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर जो है आपके लिए कुछ प्रश्न दिए हुए हैं और उनके उत्तर आपको लिखने हैं। पहला प्रश्न है बच्चों, पृथ्वी पर संसाधन असमान रूप से क्यों वितरित हैं? देख रहे हैं ना आप यहाँ पर, पृथ्वी पर संसाधन असमान रूप से क्यों वितरित हैं? तो उत्तर क्या लिखेंगे? उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे आप, प्राकृतिक संसाधनों का वितरण भू आकृतियों, जलवायु, ऊंचाई, वनस्पति जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। पृथ्वी पर इन कारकों में विभिन्नता होने के कारण संसाधनों का वितरण असमान है। ठीक है ना? तो इस प्रकार से आप अपने इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, दूसरा प्रश्न, संसाधन संरक्षण क्या है? तो यहाँ पर क्या उत्तर लिखेंगे आप? उत्तर लिखेंगे आप, संसाधनों का सतर्कता तथा बुद्धिमत्ता पूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीनीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। देख रहे ना आप? तो इस प्रकार से आप अपना उत्तर लिखें। इसके बाद तीसरा प्रश्न आता है आपका और इसमें पूछा है, मानव संसाधन महत्वपूर्ण क्यों हैं? तो क्यों है बच्चों? आपने पाठ में पढ़ा होगा। उत्तर लिखेंगे, मानव संसाधन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि मनुष्य की योग्यताएं ही भौतिक पदार्थों को मूल्यवान संसाधन बनाने में सहायता करती है। तो इस प्रकार से आप जो अपने इस तीसरे प्रश्न का या थर्ड प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, सतत पोषणीय विकास क्या है? तो क्या है सतत पोषणीय विकास? उत्तर लिखेंगे, संसाधनों का सावधानी पूर्वक उपयोग ताकि न केवल वर्तमान पीढ़ी ही नहीं अपितु भावी पीढ़ियों की आवश्यकताएं भी पूरी होती रहें। क्या कहलाता है? सतत पोषणीय विकास। ठीक है ना? तो इस प्रकार से आप अपने इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। बात करते हैं यहाँ पर दूसरा प्रश्न शुरू होता है, सही उत्तर पर निशान लगाइए। तो आपने सही उत्तर पर क्या करना है? सही का चिन्ह लगाना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहले जो है फर्स्ट में है, निम्नलिखित में से कौन संसाधन को निर्धारित नहीं करता? तो यहाँ पर आपके लिए 3 ऑप्शन है बच्चों। आप देख सकते हैं 3 ऑप्शन है, उपयोगिता, मूल्य और मात्रा। तो उत्तर क्या लिखेंगे आप? उत्तर लिखेंगे आप मात्रा, और यहाँ पर जो है सही का चिन्ह लगा सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है सेकंड वाला, निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है? तो यहाँ पर भी आपके लिए 3 ऑप्शन होंगे और मानव निर्मित संसाधन लिखना आपने। देख रहे ना आप 3 ऑप्शन, कैंसर उपचार की औषधियाँ, झरने का जल और उष्णकटिबंधीय वन। तो यहाँ पर जो है इन तीनों में से कौन सा सही है बच्चों? मानव निर्मित कौन सा है? कैंसर उपचार की औषधियाँ। देख रहे ना आप उत्तर में? तो इस पर आप सही का चिन्ह लगा सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न आता है, थर्ड प्रश्न आता है, कथन पूरा कीजिए। जैव संसाधन, और यहाँ पर 3 ऑप्शन आपके लिए, जीव जंतुओं से व्युत्पन्न, मनुष्यों द्वारा निर्मित या निर्जीव वस्तुओं से व्युत्पन्न। तो यहाँ पर तीनों में से कौन सा सही ऑप्शन होगा बच्चों? याद रखेंगे, कै वाला सही है, जीव जंतुओं से व्युत्पन्न। तो आप यहाँ पर जो है सही का चिन्ह लगाएं। ध्यान रखें बच्चों, ध्यानपूर्वक प्रश्नों के उत्तर देखें और इन्हें अपनी नोटबुक में नोट भी करें और याद भी करें। इसके बाद अगला प्रश्न है तीसरा, निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर जो है आपने अंतर स्पष्ट करना है संभाव्य और वास्तविक संसाधन में, और अगला है सर्वव्यापक और स्थानिक संसाधन में। ठीक है? तो आप उत्तर में क्या लिखेंगे? उत्तर में लिखेंगे बच्चों,
आप ध्यान देंगे, उत्तर में लिखेंगे संभाव्य और वास्तविक संसाधन, और हेडिंग डाल के यहाँ पर एक ऐसी टेबल बनाएंगे बच्चों, इसी प्रकार बनाएं। इसके दो पार्ट करें और सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे संभाव्य संसाधन और वास्तविक संसाधन, और उसके बाद नंबर 1 लिखेंगे वे संसाधन जिनकी संपूर्ण मात्रा ज्ञात नहीं हो सकी है, और इधर लिखेंगे जिन संसाधनों की मात्रा ज्ञात होती है। फिर लिखेंगे सेकेंड वाला पॉइंट, लिखेंगे इन संसाधनों का वर्तमान में उपयोग नहीं किया जा रहा है परंतु भविष्य में इनका उपयोग किया जा सकता है। उदाहरण के लिए लद्दाख में पाया गया यूरेनियम। और यहाँ पर जो है वास्तविक संसाधन में लिखेंगे इन संसाधनों का वर्तमान में उपयोग किया जा रहा है, उदाहरण के लिए कोयला, खनिज और तेल इत्यादि। ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप इन दोनों में अंतर बता सकते हैं, संभाव्य और वास्तविक संसाधन में। प्रश्न दूसरा जो है था आपका बच्चों, और उसका उत्तर में यहाँ पर जो है इसी में जो है सर्वव्यापक और स्थानिक में भी आपने अंतर बताना था। तो इस प्रकार से लिखेंगे सर्वव्यापक एवं स्थानिक संसाधन में क्या अंतर है। तो यहाँ पर भी एक टेबल ऐसी बनाएंगे आप इसी प्रकार से, और लिखेंगे सर्वव्यापक संसाधन, दूसरी तरफ लिखेंगे स्थानिक संसाधन। और यहाँ पर लिखें जो संसाधन सभी जगह पाए जाते हैं वे सर्वव्यापक संसाधन कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए वायु, सूर्य का प्रकाश इत्यादि, ये सभी जगह पाए जाते हैं ना। और स्थानिक में क्या लिखेंगे आप, जो संसाधन कुछ निश्चित स्थानों पर ही पाए जाते हैं स्थानिक कहलाते हैं। जैसे तांबा, लोहा अयस्क आदि, ये जो है कुछ निश्चित स्थानों पर ही पाए जाते हैं। आप जानते हैं ना, खदानों से मिलते हैं ये सब चीज़ें। तो आप इस प्रकार से इनमें अंतर बता सकते हैं। इसके बाद बच्चों चौथा प्रश्न आता है आपका, यहाँ पर ध्यान देंगे क्रियाकलाप से संबंधित है, यानी कि यहाँ पर जो है आपने ध्यान से देखना है और अपने आप इनके उत्तर भी लिखने हैं आपने। जैसे यहाँ पर लिखा है रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। तो आपने हिंदी में ही पढ़ी होगी ये कविता, और जो है रहीम के दोहे में आपको मिला होगा इसी प्रकार से, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। तो यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर आप ध्यान देंगे ये पंक्तियाँ अकबर के दरबार के 9 रत्नों में से एक कवि अब्दुल रहीम खान खाना द्वारा लिखी गई थी। किसके द्वारा लिखी गई थी, अब्दुल रहीम खान खाना के द्वारा। कवि किस प्रकार के संसाधन की ओर संकेत कर रहा है, इस संसाधन के समाप्त हो जाने पर क्या होगा, इसे 100 शब्दों में लिखिए। तो ध्यान दें बच्चों, किस संसाधन के बारे में बात की जा रही है, यहाँ पर पानी के बारे में। किसके बारे में बात की जा रही है, पानी के बारे में। तो यहाँ पर उत्तर क्या लिखेंगे, चलिए आपको बता देते हैं। उत्तर में लिखेंगे आप कवि इसमें नवीनीकरण संसाधन जल की ओर संकेत कर रहा है। जल का मतलब पानी होता है ना, पर्यायवाची शब्द में। जल के समाप्त हो जाने के प्रभाव कुछ इस प्रकार होंगे। और 100 शब्दों में आप कैसे लिखेंगे, नंबर 1 जल संचरण की क्रिया समाप्त हो जाएगी। नंबर 2 जीव जंतु पानी की कमी के कारण धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगे। नंबर 3 पृथ्वी पर लोगों को सूखे की समस्या का सामना करना पड़ेगा। और नंबर 4 समुद्री मार्ग समाप्त हो जाएंगे। नंबर 5 पृथ्वी का तापमान तेजी से बढ़ने लगेगा। नंबर 6 कृषि प्रक्रिया संभव नहीं हो पाएगी। नंबर 7 कोई उद्योग नजर नहीं आएगा। और नंबर 8वां लिखेंगे समुद्र में रहने वाले सभी जीव जंतु मर जाएंगे। पानी के समाप्त होने का अर्थ है पृथ्वी पर से जीवन का समाप्त हो जाना, या पृथ्वी पर से जीवन समाप्त हो जाएगा। समझ रहे ना आप, बिना पानी के हम और आप या कोई भी जीव जंतु जीवित नहीं रह सकते। तो इस प्रकार से आप अपना उत्तर लिख सकते हैं। आगे बात करते हैं बच्चों, आओ खेले में। यहाँ पर ध्यान देंगे आप, जो आपके पास प्रश्न है, और यहाँ पर जो है एक सबसे पहला प्रश्न आप देख सकते हैं। सोचिए कि आप प्राग ऐतिहासिक काल में एक ऊंचे हवादार पठार पर रहते हैं। जानते हैं ना आप, प्राग ऐतिहासिक काल में जब मनुष्य जो है भटकता रहता था, इधर उधर जंगलों में पहाड़ों पर भटकता था। तो उसी टाइम की बात की जा रही है कि मान लो कि आप प्राग ऐतिहासिक काल में एक ऊंचे हवादार पठार पर रहते हैं। आप और आपके मित्र तेज पवनों, पवन क्या होती है, हवा, पवनों का उपयोग कैसे करेंगे। क्या आप पवन को एक संसाधन कह सकते हैं। अब कल्पना कीजिए कि आप वर्ष 2138 में उसी स्थान पर रह रहे हैं। क्या आप पवनों का कोई उपयोग कर सकते हैं, कैसे। क्या आप बता सकते हैं कि अब पवन एक महत्वपूर्ण संसाधन क्यों है। तो समझ गए ना बच्चों, पहले व्यक्ति जो है
जंगलों में, पठारों पर, पहाड़ों पर, पर्वतों पर रहता था और उस समय उसे तेज आंधी की तरह हवाएं चलती थी जब पहाड़ों पर, तो उसे काफ़ी परेशानी होती थी और वह उनका अच्छे से उपयोग नहीं कर पाता था। लेकिन जैसे जैसे समय बदलता गया तो लोगों ने हवा का जो है अच्छे से प्रयोग करना सीख लिया और अपने लिए मकान बनाने लगे, पक्के मकानों में रहने लगे और जो घरों की जो बनावट थी वो इस प्रकार से बनाने लगे कि उन पर हवाओं का जो है, आंधी तूफान का भी जो ज़्यादा कोई खास असर नहीं पड़ेगा। और साथ ही साथ आप जानते हैं पवन ऊर्जा, पवन चक्की आदि का भी विकास हो गया। तो इस प्रकार से आप जो है इस पवन रूपी संसाधन का उपयोग किस प्रकार से कर सकते हैं, इसका उपयोग कैसे कर सकते हैं, तो आप इसके बारे में अपने आप लिख सकते हैं। इससे आप बिजली निर्माण कर सकते हैं ना, विद्युत। और क्या करेंगे, यहाँ पर जो उत्तर लिखेंगे विद्यार्थी स्वयं करें। तो आप अपने हिसाब से इसका उत्तर लिखेंगे कि किस प्रकार से आप तेज हवाओं का, तेज पवनों का जो है सामना करेंगे और किस प्रकार से उनका सदुपयोग कर पाएंगे। अगला है बच्चों दूसरा प्रश्न है यहाँ पर, एक पत्थर, एक पत्ता, एक गत्ता और एक टहनी लीजिए। क्या क्या लेना आपने, एक पत्थर, एक पत्ता, एक गत्ता, गत्ता जानते हैं ना आप, और एक टहनी, टहनी पेड़ पौधे की। सोचिए कि आप इनका उपयोग संसाधन की भांति किस प्रकार से कर सकते हैं। नीचे दिए उदाहरण को देखिए और रचना कीजिए। तो यहाँ पर आपके लिए उदाहरण है, आप देख सकते हैं। आप एक पत्थर का उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पर जो है प्रयोग और उपयोगिता बताई गई है। स्टापू खेलने के लिए यानी खिलौने की तरह, और पेपर वेट की भांति कर सकते हैं आप। जब आपके कागज़ हवा में उड़ते हैं तो आप उनके ऊपर उस पत्थर को रख सकते हैं ना, पेपर वेट की भांति उसे रख सकते हैं। एक उपकरण की तरह उसका प्रयोग कर सकते हैं। मसाले पीसने के लिए आपके घरों में हल्दी मिर्ची मसाले जो पुराने टाइम के जो सिलबट्टे होते हैं ना उनमें पीसे जाते हैं सिल में, तो उसका उपयोग होता है मसाले पीसने के लिए। अपने बगीचे, कमरे को सजाने के लिए भी आप जो है पत्थरों पर विभिन्न प्रकार के कलर या पेंटिंग से बना सकते हैं। सजावट का सामान बना सकते हैं और बोतल को खोलने के लिए भी कर सकते हैं उपयोग। और गुलेल में समझ सकते हैं ना आप, गुलेल आपने देखी होगी, रबड़ की, जोर से पीछे को खींचते हैं, उस पर एक पत्थर लगाते हैं और उस पत्थर जो है एक झटके में आगे चला जाता है। तो इस प्रकार से आप पत्थरों का उपयोग कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से आप टहनी का, गत्ते का और ये और क्या बता रखा है यहाँ पर, टहनी और गत्ते का प्रयोग भी कैसे करेंगे या फिर एक किसी पत्ते का प्रयोग कैसे करेंगे, क्योंकि पत्थर का प्रयोग तो आपको बता दिया गया है उदाहरण में। अब आपने देखना है कि एक पत्ते का आप क्या कर सकते हैं, एक गत्ते का किस प्रकार से उपयोग कर सकते हैं और एक टहनी का कैसे उपयोग कर सकते हैं। तो इसका उत्तर बच्चों आप जो है स्वयं से लिखें अपने बुद्धि और विवेक से। तो बच्चों प्रश्न के साथ ही यहाँ पर इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर समाप्त होते हैं। आप लगातार देखते रहें वीडियो और जुड़े रहें हमारे साथ। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।